सब में ही बिना किसी को न किसी को तो डिसीजन लेना ही है, तो डिसीजन लेगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डिसीजन लेना है। सो अभी क्या होता है, आपको एक दूसरा माइंडसेट चेंज करना है, आप खुद ही डिसीजन लेने लग जाते हो। ठीक है, आपको कोई समझ लो कोई चीज आपको ऑडिटर आके बोलता है या आरबीआई ने आके बोला या आपको और कहीं से आपको खुद से पढ़ के कोई चीज पता चली, तो आप खुद मत डिसीजन लो। आपका काम है एज अ रिस्क मैनेजर, आपको बोर्ड को रिपोर्ट करना है कि भाई ऐसा रिस्क है, आपको लगता है ये एक्सेप्टेबल है तो हम लोग कुछ नहीं करते, आपको लगता है नहीं एक्सेप्टेबल है तो ठीक है हम उस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है, सो आपको जो भी रिपोर्टिंग्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे रिस्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। ठीक है, सो आपके रोल की बात करते हैं। आपका गोल ये होना चाहिए बैंक में कि भाई मैनेजमेंट ने जो गोल सेट किया है ना, वो गोल आपको अचीव करना है। ओके, एग्जांपल्स की बात करते हैं गोल्स की। भाई मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई 95% अप टाइम होना चाहिए हमारे चैनल्स का, 5% डाउन टाइम एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। अच्छा एक मिनट, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? प्रेजेंट? हाँ बिना स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, आईडी तो है, रिजॉइन करना पड़ेगा, फिर रिफ्रेश कर। बिना पहले से वो प्रेजेंटेशन मतलब ठीक है, वो पीपीटी पहले से आप स्टार्ट करो या एग्जैक्टली ठीक है। हाँ जहाँ थे वहीं से शुरुआत करो पीपीटी की। ओके ठीक है। सो जैसे जैसे आपने कैसे लाइफ में कुछ रिस्क मैनेज किए हैं, वैसे ही आपको बैंक में रिस्क मैनेज करना है। सो हम लोग वो डिटेल में जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट की, और कैसे आप लोग खुद ही डिसीजन ले लेते हो, मैनेजमेंट को बोलते भी नहीं हो कि भाई ये रिस्क है और क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, सो आपको मैं वापस बता रहा हूँ, आपका रोल है मैनेजमेंट के जो गोल सेट किए हैं उसको फॉलो करना और ना कि खुद डिसीजन लेना। ठीक है, अब जैसे मैनेजमेंट के गोल्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि भाई 95% अप टाइम चाहिए मुझे डिजिटल चैनल में, 5% बंद होगा तो चलेगा। मतलब जैसे ऑन एन एवरेज मैनेजमेंट ऐसा चाहता है कि भाई 15 दिन अगर मेरा मोबाइल बैंकिंग पूरे साल में बंद रहता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो आपको वैसे कंट्रोल्स लगाने हैं, वैसी डीआर साइट सेटअप करनी है कि भाई 95% अचीव हो। फिर आपको ये नहीं सोचना है 99 कैसे कर। ओके, फिर जैसे मैनेजमेंट का समझ लो ये गोल हो सकता है कि भाई टॉप 10 डिजिटल पेमेंट्स में बैंक का रैंकिंग होना चाहिए, तो आप नई टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट। दिनांक आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है। ओके अच्छा, सो जैसे एक गोल हो सकता है कि भाई 100% कंप्लायंट रहना है, हमें और कुछ नहीं करना है। तो देखो ये गोल भी कोई गलत नहीं है, अगर कोई मैनेजमेंट की ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग को बैंक में नया और कुछ भी नहीं करना है, हमें ओनली कंप्लायंस पे ही ध्यान देना है, आरबीआई के जितने कंप्लायंस है वही हम करेंगे। तो एज अ रिस्क मैनेजर, एज अ सीसो, एज अ आईटी मैनेजर, आपका ये ड्यूटी होगा कि ठीक है आप खाली 100% कंप्लायंस पे ध्यान दो, क्योंकि मैनेजमेंट का गोल वो है। ओके लेकिन हम लोग क्या करते हैं एज अ रिस्क मैनेजर, हम लोग खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बैंक में आके बोलता हूँ कि भाई बैंक में एचए फायरवॉल नहीं है, तो आप मैनेजमेंट को जाके रिस्क नहीं बताते हो, आप खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि भाई एचए फायर दूसरा फायरवॉल तो महंगा है, एक एक तो માંડ लिया है, हम तो सिंगल यूनिट बैंक है, हम तो छोटी बैंक है, हमारा तो प्रॉफिट कम है। ठीक है, तो ये जो थिंकिंग है ये गलत है। आपका काम होना चाहिए कि भाई ठीक है हमने दूसरा एचए फायरवॉल नहीं लिया,
वो रिस्क है, उसमें क्या रिस्क है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर फायरवॉल अवेलेबल, ये मेन फायरवॉल जो है वो खराब हो गया फॉर सम रीजन, तो दूसरा फायरवॉल आने में 4 दिन बंद रहेगी बैंक। तो क्या आपको 4 दिन राउटर पे चला के सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करनी है, या 4 दिन बैंक की एक ब्रांच बंद रखनी है? आपको तो मैनेजमेंट को खाली एक बिजनेस केस प्रेजेंट करना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई नहीं, खर्चा है इसमें, हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखो नहीं करेंगे वो ठीक है, लेकिन आप बोलते हो ना नहीं करेंगे, वो गलत है। वो मैनेजमेंट को बोलने दो आपकी, नहीं करेंगे वो। ठीक है, सो आपको वापस बता रहा हूँ, डोंट एक्ट लाइक अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर। ठीक है, हमें तो वो जो उनके जो गोल सेट किए हैं वो गोल्स को फॉलो करना है, और ना कि खुद डिसीजन लेने हैं। अच्छा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गोल्स की अगर बात करें ना, तो वो CIA के आजू बाजू ही घूमते हैं। अब CIA साइबर सिक्योरिटी में बहुत कॉमन है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, एक एक चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो मैनेजमेंट की ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि भाई एंड यूजर का जो डेटा है वो मेरे लिए इतना क्रिटिकल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक की बात करें तो 2 कैटेगरीज में डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा डेटा जो सर्वर पे है जैसे CBS या और कोई क्रिटिकल डेटा, और दूसरा ऐसा डेटा जो एंड यूजर के PCs में है, जैसे लोन के कुछ फॉर्मेट्स हो गए, कुछ फॉर्म्स हो गए, वैसा सारा। ठीक है, सो अगर मैनेजमेंट चाहता है कि एंड यूजर का डेटा की अवेलेबिलिटी, मतलब वो रैनसमवेयर अटैक में एनक्रिप्ट हो गया, या कभी समझ लो हार्ड ड्राइव करप्ट होके वो डेटा अनअवेलेबल हो गया, तो मैनेजमेंट को एक्सेप्टेबल है, तो ठीक है, अब मत लगाओ एक्स्ट्रा कंट्रोल। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल कि भाई मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कस्टमर डेटा आपको मेंटेन करना है। ओके, तो अगर मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, तो फिर आप DLP वगैरह लगाओ। ठीक है, सो आपको अल्टीमेटली वो गोल क्या है उसके ऊपर ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट है जैसे वी वांट टू एंश्योर नो वन इज अलाउड टू चेंज मोबाइल नंबर इन अनऑथोराइज्ड मैनर। मतलब ये इंटीग्रिटी की बात हो गई। आपको ये इंटीग्रिटी का बेस्ट एग्जांपल आपने शायद 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा, वो स्पीच में कैसे वो चेंजेस कर देता है कुछ। ठीक है, सो जो चेंजेस जो ऑथोराइज्ड मैनर में नहीं होते वो अल्टीमेटली इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मतलब एक एम्प्लॉय के पास डेटाबेस का एक्सेस है और उसने एक अकाउंट का बैलेंस चेंज कर दिया, विद मेकर चेकर की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डेटाबेस में से ही एंट्री कर दी। ठीक है, तो वो इंटीग्रिटी का केस हो गया। तो अल्टीमेटली कोई भी IT गोल्स जो हो गए ना, वो या तो कॉन्फिडेंशियलिटी, या तो इंटीग्रिटी, या अवेलेबिलिटी, ये 3 के आजू बाजू ही घूमते हैं। सो आपको कोई भी डिसीजन जब लेते हो, जब आप कोई भी रिस्क देखते हो ना, तब आपको ये देखना है कि CIA में से क्या चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 99% अप टाइम की एक्सपेक्टेशन है मोबाइल बैंकिंग की, तो वो एक अवेलेबिलिटी का केस हो गया। फिर जैसे आपको रैनसमवेयर अटैक अवॉइड करने का एक गोल है आपका, तो उसमें तीनों चीज अफेक्ट होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी भी अफेक्ट होती है, कैसे? क्योंकि वो रैनसमवेयर अटैकर डेटा चोरी करके जा रहा है। अवेलेबिलिटी डायरेक्ट अफेक्ट होती है कि वो सिस्टम को ही एनक्रिप्ट कर देगा, तो सिस्टम यूजेबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, और कुछ केसेस में हो सकता है वो उसको अगर पता चले कि भाई ये तो सामने वाला बैंक है, तो वो बैलेंस चेंज करके वो बैलेंसेस भी विड्रॉ कर सकता है कि भाई जैसे भले खाते में 1 लाख रुपए, डेटाबेस हाथ में आ गया, उसको 1 करोड़ करके 1 करोड़ विड्रॉ कर लेगा। फिर आपको जो सेटलमेंट होगा वो तो बैंक जाने, वो हैकर का तो काम हो गया इंटीग्रिटी अफेक्ट करने से। ठीक है, सो CIA के आजू बाजू ही पूरा आपका रिस्क और साइबर सिक्योरिटी घूमता है कि भाई अल्टीमेटली आपका क्या गोल है, क्या आप बचा रहे हो। ओके, फिर जैसे आपकी ऐसी मैनेजमेंट का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भाई CBS का जो डेटा लॉस है वो 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब देखो, आपको एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क तो मान के चलना ही पड़ेगा। आप ये बोलोगे कि भाई नहीं, मेरे को तो 0 मिनट का लॉस चाहिए, तो फिर उसमें उतना खर्चा आएगा। अच्छा, ये लॉस की कब बात है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका प्राइमरी साइट है जहां पर सर्वर होस्टेड है, जहां पर CBS है, वो फॉर सम रीजन वो खराब हो जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है समझ लो, या फिर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, या जैसा जो कोई भी XYZ इंसिडेंट हुआ। अब ऐसे केस में जब आप प्राइमरी साइट से आपकी DR साइट पे जाते हो, तो हो सकता है ना कुछ तो डेटा लॉस होगा, कोई पीरियड का तो डेटा लॉस होगा ना जो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो अगेन आपको गोल सेट करना है कि आपको कितने मिनट का डेटा लॉस एक्सेप्टेबल है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे।
ठीक है, आपने जो गोल सेट किया होगा उस हिसाब से फिर आपको कंट्रोल्स लगाने हैं। इसलिए इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सब बैंक को सेम कंट्रोल ही लगाने हैं, सबकी डीआर साइट में मिनिमम इतना तो चीज होनी ही चाहिए जितना प्राइमरी साइट में है, ऐसा जरूरी नहीं है। सब कुछ आपके गोल पे डिपेंड करता है कि भाई हमें कितना लॉस एक्सेप्टेबल है, हमें कितने टाइम में प्राइमरी साइट में एक्टिवेट होना है, वो सारे चीजों पे डिपेंड करेगा आपके कोई भी कंट्रोल्स। ठीक है, सो एज अ रिस्क मैनेजर आपके गोल्स अगर रिपीट करता हूँ, ठीक है, आपका गोल है मैनेजमेंट, मतलब आपका जो अल्टीमेट जॉब रोल है वो है कि मैनेजमेंट के गोल को अचीव करना। ठीक है, अब आपको ऑडिटर ने बोला कि भाई आपका डिफरेंट सेस्मिक जोन में आपका डीआर साइट होना चाहिए, आप क्या करोगे? अच्छा, ये सेस्मिक जोन का मैं आपको एक प्लेन इंग्लिश में मतलब बता दूं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ना 4 सेस्मिक जोन है, कि भाई अगर एक जोन में अर्थक्वेक आया ना तो दूसरे में आएगा उसके चांसेस ऑलमोस्ट 0 जैसे होते हैं, या फिर एक जगह समझ लो फ्लड आया तो दूसरी सेस्मिक जोन में फ्लड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑडिटर ने ऐसा रिकमेंड किया कि आपका प्राइमरी साइट और डीआर साइट अभी कैसा है, सेम सेस्मिक जोन में है। तो अब समझ लो, मान लो अर्थक्वेक आया तो आपका प्राइमरी साइट भी बंद हो जाएगा, डीआर साइट भी बंद हो जाएगा, तो फिर तो दोनों काम के ही नहीं है आपके। अब ऐसा आपको रिकमेंडेशन दिया है तो आप क्या करोगे बोलो ऐसे केस में? आप लोग चैट में लिख सकते हो कि ऐसा क्या करना है आपको। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए ना। हाँ बिनांग भाई। हाँ, हाँ, बेसिक सी चीज है ये कि नेचुरली सिस्मिक जोन में नहीं होना चाहिए, ये बेसिक सबको पता होना चाहिए बैंक में। और आपकी डीआर साइड हमेशा उससे बाहर होनी चाहिए, और अगर आपका है तो आपका अगर वेंडर है उससे बात करके उसको बदलवाना चाहिए, उसकी स्पेस बदलनी चाहिए। सर ये यही तो थिंकिंग हमें चेंज करनी है कि हम खुद क्यों डिसीजन लेते हैं। आपको जो भी है आप रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, आपका काम है आप मैनेजमेंट को रिस्क समझाओ कि भाई सेम सेस्मिक जोन में होने से ये रिस्क है। मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि भाई ठीक है हमें इतना रिस्क एक्सेप्टेबल है तो कोई बात नहीं, आप सेम सेस्मिक जोन में रखो। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि भाई नहीं हमें तो ये रिस्क भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें तो अर्थक्वेक फ्लड्स जैसी सिचुएशन को भी कवर करना है, तो मैनेजमेंट डिफरेंट सेस्मिक जोन में रखेगा। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन का तरीका है उसकी वजह से हमें कितनी बार वो आईटी को है ना हमेशा कॉस्ट सेंटर देखा जाता है कि आईटी वाले आए ना बोर्ड मीटिंग में अब खर्चे की बात करेंगे। ठीक है, सो हमें तो खाली रिस्क प्रेजेंट करना है, डिसीजन मैनेजमेंट को लेने देना है। इसमें क्या होगा, हम जाके बोलेंगे कि भाई डिफरेंट सेस्मिक जोन में करो तो बोलेगा देखो खर्चा लेके आए। आप बोलो कोई बात नहीं, देखो सेम सेस्मिक जोन में करोगे तो ये बेनिफिट है ये रिस्क है, अलग सेस्मिक जोन में करोगे ये बेनिफिट है ये रिस्क है। सो हमारा काम होना चाहिए रिपोर्ट टू मैनेजमेंट विद अ प्रॉपर बिजनेस केस कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और रिकमेंडेशन है उसका क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है और क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अल्टीमेटली मैनेजमेंट डिसाइड करेगा उनको क्या करना है। ओके, सो लेट मैनेजमेंट डिसाइड बिकॉज उनको पता है कि उनको क्या लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी चाहिए, फ्लड्स अर्थक्वेक्स कितना डाउन टाइम एक्सेप्टेबल है, वो सब मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ओके, सो व्हाट इज द रिस्क हियर? यहाँ पर रिस्क था नेचुरल डिजास्टर, तो अब आपका रोल चालू होता है। अब मैं आपको एक एक्सेल बताता हूँ आपका क्या रोल है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको एक्सेल? ओके, ये रोल है आपका। आप एक्सेल में लिखो कि भाई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि फ्लड, जैसे कि साइक्लोन, जैसे ड्रॉट हो गया, या फिर समझ लो अब तो पेंडेमिक भी, जैसे कोविड-19 के बाद नया रिस्क ऐड हो गया। अब ये ध्यान रखना है न्यू रिस्क ऐड हुआ, तो अगर आपने 2019 से पहले रिस्क रजिस्टर बनाया होता तो ये रिस्क नहीं होता आपके डॉक्यूमेंट में। इसलिए सो रिस्क रजिस्टर है वो लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया और फिर बात पूरी हो गई, अब हमें इसमें वापस कुछ नहीं देखना है। ओके, सो हाँ सर, पाली अर्बन से वो कुछ बता रहे थे, आप बोलिए ना सर।
हाँ बिनाक भाई, मैं यही बता रहा था, जो मेरी बात थी मैंने पूरी कर ली थी, यही होता है। और इन जनरल जो हमारा प्रोसेस होता है बिनाक भाई, आप हमारी बैंक और हमारे काम को जानते हैं, हम हाँ। कुछ भी करते हैं तो बिना बोर्ड के अप्रूवल के कुछ नहीं होता। हर चीज बोर्ड की अप्रूवल लगती है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो जहां हम पूरी चीज एक्सप्लेन करते हैं, रिस्क लेवल बताते हैं, क्या काम करने से अपने कौन से रिस्क मिनिमाइज कर लेंगे अपन, और वहां से अप्रूवल लेने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, उनको पूरी एक्सप्लेन करते हैं हम बात। हाँ, यस सर, परफेक्ट है सर। ओके, सो ऐसा हमें रिस्क रजिस्टर होना चाहिए हमारे पास, उसमें सारे रिस्क लिखे हुए होने चाहिए कि भाई क्या क्या रिस्क है। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि भाई मान लो रिस्क है, तो वो रिस्क के चांसेस कितने हैं होने के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉट है, तो लास्ट ड्रॉट अगर गुजरात की बात करें तो शायद 2000 में कभी हुआ था, ऑलमोस्ट 25 साल होने आए। ठीक है, तो वेरी लो चांस है। ठीक है, अगर फ्लड की बात करते हैं तो कोई समझ लो आप वैसी लोकेशंस पे हो जैसे क्लोज टू सी वगैरह है, तो वहां पर फ्लड के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी जगह पर हो, आपका बैंक के लोकेशंस कहाँ पर है, और वहां पर ये जो भी हमने रिस्क लिखे हैं, ये रिस्क के चांसेस कितने हैं। अच्छा, मान लो कि ऐसा फ्लड हो जाता है, ऐसा साइक्लोन आ जाता है, या फिर कोविड जैसी सिचुएशंस आती है, तो उसकी बैंक के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगी। ठीक है, हम लोग अभी देखो, हम लोग रिस्क है ना, दो तरीके होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अभी हम लोग क्वालिटेटिव से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव में क्या, हमें एग्जैक्ट नंबरिंग देनी पड़ती है कि भाई 10 में से 9 चांस है, नुकसान होने का चांसेस 12 लाख है, 15 लाख है, वैसा होता है। तो हम लोग एक बार हाई मीडियम लो से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है 1 साल के बाद हम लोग क्वांटिटेटिव पे जाएंगे धीमे से। ओके, सो हमने लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट लिखा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो आपने डीआर साइट अलग सेस्मिक जोन में रखा है, तो वो आपका कंट्रोल हो गया, तो आप वो लिख दो। या फिर कोई बैंक ने हो सकता है कि भाई देखो हमारे पास कोई कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन जो नुकसान होगा उसको बचाने के लिए हमने इंश्योरेंस जरूर खरीदा हुआ है। ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस परचेज लिखो, और जो भी कंट्रोल्स आपने लिए हैं वो ये रिस्क के सामने आप लिखो कि हमने ये रिस्क हमने पहले से सोचा है कि कोई ना कोई दिन ऐसा रिस्क मटेरियलाइज होगा, और उसके लिए हमने अभी से प्रिपरेशन किया हुआ है। अच्छा, कोई रिस्क ओनर होगा बैंक में, हर चीज का देखो, हर चीज आईटी की जिम्मेदारी नहीं है, सबका रिस्क ओनर आईटी नहीं होता है। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स होके वो इसके रिस्क ओनर्स बनेंगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी जगह रिस्क ओनर आईटी नहीं होगा, आईटी भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन दूसरे भी बिजनेस ओनर्स होंगे जो रिलेवेंट रिस्क के ओनर्स बनेंगे। ओके, सो हम लोग स्टेटस की बात करते हैं फिर। तो जैसे आपने समझ लो अलग जगह डीआर साइट लगा दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, रिस्क को मिटिगेट ही कर दिया। अर्थक्वेक की हम बात करते हैं। दूसरा रिस्क था फ्लड का रिस्क, आपने क्या कंट्रोल लगाया, कुछ भी कंट्रोल नहीं लगाया। आपको पता तो है कभी ना कभी फ्लड तो आएगा, लेकिन हमने कंट्रोल लगाना जरूरी नहीं समझा, वो मैनेजमेंट का डिसीजन है। ठीक है, तो आपने वो रिस्क को एज इट इज एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, हमें पता है रिस्क है, बट हमें उसमें और कोई खर्चा करने की नीड नहीं लग रही है। ओके, फिर थर्ड रिस्क था साइक्लोन का। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंश्योरेंस परचेज किया, हम लोग उसको बोल सकते हैं रिस्क को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखो एक चीज, ये जब रिस्क ट्रांसफर करते हो ना, यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से आप क्लियर रखो कि आप है ना फाइनेंशियल लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर सकते हो, आपका नुकसान को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन जो बैंक की रेप्यूटेशन है, बैंक की रेप्यूटेशन का जो लॉस है, या फिर समझ लो आरबीआई की जो रेगुलेटरी एक्शंस हो सकती है, वो कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती। उसके लिए तो हमेशा बैंक ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप मिटिगेट करते हो कंट्रोल लगा के, अच्छी बात है। अगर आप रिस्क एक्सेप्ट करते हो आपके गोल के हिसाब से, वो भी ठीक है। लेकिन आप ट्रांसफर करते हो तब ध्यान रखो 100% ट्रांसफर कुछ नहीं होता है, वो खाली आपको नुकसान बचा सकता है। आप इंश्योरेंस लेके आप नुकसान बचा सकते हो, बट रेप्यूटेशन लॉस वगैरह तो बैंक को ही बेयर करना है। सो जब आप रिस्क ट्रांसफर डिसीजन सिलेक्ट करते हो तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और ऑप्शन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो बैंक को वीडियो केवाईसी स्टार्ट करना है, तो उसमें एक सबसे बड़ा रिस्क है नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है, वो पेटीएम को ये वीडियो केवाईसी के लिए ही जो पेनल्टी लगा कि भाई उसका केवाईसी प्रोसीजर्स प्रॉपर नहीं था, जो पेटीएम के ऊपर पेनल्टी आया, तो अभी हो सकता है बैंक ने डिसीजन लिया टू अवॉइड द रिस्क। अब रिस्क कैसे अवॉइड होगा, वो सर्विस ही मत दो, वीडियो केवाईसी स्टार्ट ही मत करो।
ठीक है, तो ये भी एक रिस्क ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास कि या तो हम कंट्रोल लगा दे वो चीज के ऊपर आपको जो रिस्क लगे, या फिर एज इट इज एक्सेप्ट कर ले और तो भी सर्विस दे, या फिर हम वो सर्विस ही डिसकंटिन्यू कर दे जिसमें हमें जरूरत से ज्यादा रिस्क लगता है और हमें लगता है कि हम इसको मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, या फिर हम लोग रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं इंश्योरेंस लेके। ठीक है, तो ये रिस्क रजिस्टर का एक सैंपल डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने कुछ रिस्क लिस्ट किए हैं। तो भी है ना, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट नहीं है। आप देखो, आप आपके एरिया में आपके बैंक को ज्यादा जानते हो, आप अपने यूजर को ज्यादा जानते हो, तो आप इसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हो। मैं तो आपको खाली एक गाइड कर सकता हूँ कि ऐसे हम लोग रिस्क रजिस्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे अटैक्स कवर किए हैं, जैसे फिशिंग अटैक्स ऑन टारगेटिंग कस्टमर्स, या फिर नॉन कंप्लायंस विथ डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस, जो अभी नया GDPR लॉ आ गया इंडिया में उसके लिए। फिर रिस्क एसोसिएटेड विथ थर्ड पार्टी वेंडर्स सिक्योरिटी पोस्चर, बैंक के यहाँ सब कुछ नहीं हुआ, बैंक सेफ है, बैंक के वेंडर के यहाँ हैकिंग हो गया, वहां से बैंक का डेटा चोरी हो गया, तो आपको ये रिस्क है, तो आपने इसके लिए क्या किया है वो आप लिखो इसमें। ठीक है, फिर जैसे हमारा इंटरनेट बैंकिंग पे किसी ने SQL इंजेक्शन टाइप्स के अटैक कर दिए, या फिर समझ लो कोई एम्प्लॉय के ऊपर सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ रिस्क दिया है मैंने आपको। ये रिस्क के सामने ये चीजें आपने क्या क्या कंट्रोल लगाए है वो आपको फिलअप करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो एम्प्लॉइज या कस्टमर्स के सामने फिशिंग अटैक्स है, तो उसमें बेस्ट कंट्रोल एक ही है, अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, इसलिए वो देखो, हर चीज अल्टीमेटली आपने आज तक जितने भी काम किए ना वो घुमा फिरा के रिस्क से ही रिलेटेड है। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हो। ओके, सो ये हम लोग इसके ऊपर थे, ये टॉपिक के ऊपर अगेन उस पे आ जाते हैं कि आपको जितने भी आप रिस्क फेस करते हो आपको एक रिस्क रजिस्टर में मेंटेन करना है उसको। चलो एक नया सिचुएशन है, अब आपको RDP अलाउ करना है पब्लिक फेसिंग सर्वर पे। इसमें क्या रिस्क है और क्या करना चाहिए? पब्लिक फेसिंग सर्वर पे RDP चालू करना है, क्या करना चाहिए? The very first thing, we should not allow RDP on a public facing server. लेकिन समझ लो आपका सर ऐसा सिचुएशन है जैसा मैंने अभी फोटो में बताया। सर वो आग खुली, उसकी आग पे मार देगा वो। अच्छा, ठीक है, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो आप कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो। बिना वो थोड़े कमेंट भी आप थोड़ा देखो अभी भी वो बोल रहे कि पोर्ट चेंज करके चालू कर दो। सर ये सब बंद करके भी एक आधा पोर्ट खुला होगा तो भी हैक हो सकता है। हाँ, DMZ तो पोर्ट करा वाला। वो देखो DMZ में भी RDP रखने से कुछ नहीं होगा। देखो ये कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो आपको लेने ही नहीं है। ठीक है, आप घर बेच के कभी भी शेयर मार्केट में पूरा पैसा नहीं लगा देते हो, ये वैसी बात है। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो आपको पता ही है कि हमें लेने ही नहीं है। हमें एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क लेने हैं, ऐसा रैंडम रिस्क नहीं लेना है। देखो अब आप रिस्क को कैसे कम करते हो, बोले बैंकिंग आवर में RDP चालू रखो, नॉन बैंकिंग आवर में मत रखो, बैंकिंग आवर में हैकर नहीं आएगा। ठीक है, देखो हनी पॉट क्रिएट करना एक ऐसा कमेंट है, हनी पॉट क्रिएट कर दो, तो हनी पॉट क्रिएट करना वो अलग चीज है। वहां से तो हम लोग हैकर की पैटर्न को जानते हैं कि वो हैकर क्या तरीके का अटैक कर सकता है। अभी तो यहाँ डायरेक्टली ऐसी बात है कि RDP चालू करना है या नहीं करना है पब्लिक। ठीक है, सो देखो यहाँ बेस्ट तरीका है VPN टूल यूज करना। VPN विथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप शुरू करो। आपको तो कैसे भी करके रिमोट ही देना है ना, तो आप RDP डायरेक्ट पोस्ट फॉरवर्ड मत करो, VPN विथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर दो। बिना एक बार चैटबॉट पढ़ना चाहिए, तो क्या क्या हाँ, वो ऑप्शन दे रहे, तो वो थोड़ा ऑप्शन मैंने वो उसी की सारी बात कर रहा हूँ, मैंने सारे ऑप्शन देख लिए। हाँ वो हनी पॉट भी आ गया, उसमें DMZ भी सेफ नहीं है। अब चलो वो VPN तो हमने बात कर ही लिया। अब ये मैक बाइंडिंग वाला RDP में तो अब मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं कि हम लोग RDP में मैक बाइंडिंग कर सके।
बाकी वीपीएन में मैक बाइंडिंग वगैरह की पॉसिबिलिटीज है, और वीपीएन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के भी ऑप्शन है। तो सो अगेन एज अ रिस्क मैनेजर आपके पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो ऐसी रिक्वेस्ट तो हमें मैनेजमेंट तक लेके भी नहीं जानी है, हमें खुद ही उसको डिनाई कर देना है कि भाई ये तो बियॉन्ड रिस्क हो गया। ओके, अब ये फोटो है ना, बहुत सारे लोगों को, मैं तो यहाँ नाम भी दे सकता हूँ, अभी नाम नहीं लेना है, लेकिन आप नाम खुद नहीं समझ देना है, पर काफी लोग अब देख के हंस गए कि ये हाँ। तो हमारी कहानी है। हाँ, देखो मैंने बहुत सारी बैंकों में देखा है, हम लोग ऑडिट करने जाते हैं ना, उस दिन फायरवॉल के रूल 100% FQDN कर देते हैं। उसके पहले उनके रूल ऐसे होते हैं, उसके बाद में ही रूल ऐसे हो जाते हैं, लेकिन जब ऑडिट करने जाते हैं ना तब वो 100% FQDN हो जाता है रूल। अब देखो आप मेरे लिए थोड़ी कंट्रोल लगा रहे हो, आपको तो बैंक की सेफ्टी के लिए, बैंक के मैनेजमेंट का जो गोल है उसके लिए आपको कंट्रोल लगाना है। ठीक है, मैं आपको क्लीन रिपोर्ट दे दूं या मैं कोई नॉन कंप्लायंस दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो ये नहीं होना चाहिए। देखो आपको ये आप समझो, आपका जॉब जो है उसका मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप किसके लिए काम कर रहे हो। आपको अल्टीमेटली बैंक के रिस्क को कम करना है। मेरे से अच्छा रिपोर्ट लेके आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो मेरे रिपोर्ट में तो 4 नॉन कंप्लायंस हो गए हो तो 2 महीने में कंप्लाई हो जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो जो ऑडिट में जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के, मुझे नहीं लगता है कि भाई आप रियल में कोई रिस्क कम कर रहे हो। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस तो बंद ही कर दो आपकी। बाकी वो फायरवॉल के चेंज लॉग्स में सब कुछ दिखता है, कितने बजे रूल बनाया है, लेकिन अब वो सब क्या हम लोग बोलते नहीं है अल्टीमेटली। ठीक है, आपने अब बना दिया, लेकिन फिर हमें बाद में पता चलता है कि बाद में वापस चेंज करके फुल इंटरनेट पे चले जाते हैं। अच्छा, ऐसे कितने आईटी हेड्स है यहाँ पर जो अभी भी एडमिन प्रिविलेज यूज करते हैं, या उनको लगता है हमें तो फुल इंटरनेट की जरूरत है क्योंकि मैं तो आईटी एडमिन हूँ या फिर मैं तो सीसो हूँ। जो स्टैंडर्ड यूजर्स यूज नहीं करके एडमिन प्रिविलेज यूज करते हैं, इसीलिए क्या, क्योंकि वो सीसो है, या फिर उनको लगता है कि भाई मेरे को तो जरूरत पड़ेगी ना फुल इंटरनेट की, मैं ही तो बैंक चला रहा हूँ, मेरे को तो रोज नया रिसर्च करना होता है, मेरे को तो रोज नई टेक्नोलॉजी लानी होती है, इसलिए मेरे पीसी में तो फुल इंटरनेट चाहिए ही मेरे को। उनको ऐसा लगता है। ठीक है, वो देखो आप सुपर हीरो हो अच्छी बात है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है हैकिंग की, इसमें हमें जैसे हम एंड यूजर को स्टैंडर्ड यूजर देते हैं, हमें भी स्टैंडर्ड यूजर यूज करना है। आप तो रिस्क मैनेजर हो, आप खुद ही रिस्क क्यों बढ़ा रहे हो। ठीक है, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 95% बैंक ऐसी है जहां पर आईटी वाले अभी भी फुल इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं खुद ही सुपरमैन हूँ, मैं ही सब करता हूँ, जो है मैं ही बचाता हूँ सबको। ठीक है, लेकिन कोई दिन ऐसा ना हो कि हम जो आईटी हेड है उसका खुद का ही पीसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, वो रिस्क को हमें अवॉइड करना है। सो देखो आपको फुल इंटरनेट यूज करना है, करो ना, सीबीएस नेटवर्क में थोड़ी एक्सेस करने की जरूरत है, आप एक सेपरेट पीसी लगा दो ना, आप उसमें फुल इंटरनेट रखो, बिना फायरवॉल के आप उसमें इंटरनेट एक्सेस करो, लेकिन सीबीएस नेटवर्क में फुल एक्सेस यूज करना बंद कर दो। इनफैक्ट जो 2 दिन पहले जो आरबीआई ने यूसीबी 2 एडवाइजरी रिलीज किया, उसमें तो आरबीआई ने ऐसा कंट्रोल बोला है कि भाई आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज में हो ना विंडोज के, तो आपका इंटरनेट 0 होना चाहिए। ठीक है, बोले अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज में इंटरनेट 0 होना चाहिए, और अगर आपको इंटरनेट यूज करना है ना तो आपको स्टैंडर्ड यूजर यूज करना है। ठीक है, तो आपको यूसीबी 2 में तो आरबीआई ने यहाँ तक कंट्रोल सजेस्ट कर दिया है। अभी तो हम लोग क्या है, दोनों चीज को सेपरेटली ले रहे थे कि आपको जरूरत है तो एडमिन यूज करो, नहीं जरूरत है तब रूटीन काम में आप स्टैंडर्ड प्रिविलेज वाला यूजर यूज करो, और इंटरनेट को FQDN कर दो। जबकि आरबीआई ने तो बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होगा ना तो वहाँ इंटरनेट का कोई चांस ही नहीं है। आपको इंटरनेट चलाना है ना तो आप पहले तो स्टैंडर्ड यूजर से लॉग इन करो विंडोज में। अच्छा, वो कंट्रोल आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, जहां पर एडी है वो तो आप कैप्टिव पोर्टल में उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, फायरवॉल और एक्टिव डायरेक्टरी को, और जहां पर एडी नहीं है वहां पर उसका कोई कंट्रोल नहीं पॉसिबल है अभी। तो वो तो आपको एज अ यूजर आपको ध्यान रखना है कि भाई आपकी एक्टिविटीज से बैंक को क्या नया रिस्क खड़ा हो रहा है।
अच्छा, एडवाइजरी 9 जो अभी इशू किया था आरबीआई ने 9/2023, वो है ना कस्टमर सर्विस डिसरप्शंस के ऊपर बात करता है। अब हमने लास्ट 3 साल में या 4 साल में जितनी भी एडवाइजरीज देखी, वो सब एडवाइजरीज तो साइबर सिक्योरिटी की होती है ना। तब ये कस्टमर डिसरप्शन को एडवाइजरी अलर्ट में क्यों बना दिया आरबीआई ने? क्या लगता है आपको, गलती से आ गया क्या? हम लोग तो साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो उसमें ये कस्टमर सर्विस डिसरप्शन बोले तो सीबीएस वाले का काम है, इसको साइबर सिक्योरिटी में क्यों दे दिया? अच्छा, कोई अवेलेबिलिटी, हाँ ठीक है। अच्छा, वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री, देखो उसका बेस्ट रीजन है अवेलेबिलिटी। देखो साइबर सिक्योरिटी में आपको सी आई ए तीनों बचाना है। हमें क्या लगता है, हम तो सी और आई का ही काम है, हमारा ए हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, कोई दिन अनटेस्टेड पैच लगा देते हैं, 2 घंटे के लिए सर्वर बंद हो जाता है। ओके, सो इसलिए ये एडवाइजरी इसका पार्ट है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो आपको प्लान डाउन टाइम करना है, ये आरबीआई की एक्सपेक्टेशन है। अगर आप कोई मेजर पैच लगा रहे हो तो उसको टेस्ट करो। प्रायर कस्टमर्स को एसएमएस भेजो कि भाई इतने बजे से इतने बजे हमारा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल चैनल्स बंद रहने वाली है। सिक्योरिटी टेस्टिंग्स और खास करके यूएटी टेस्टिंग्स करने के बाद ही लाइव करना चाहिए। बाकी अगर आप समझ लो ये सोचते हो कि भाई मेरे पास यूएटी एनवायरनमेंट नहीं है, एएसपी ने, वेंडर ने हमें बना के दिया है तो सही दिया होगा, तो फिर वो आप अवेलेबिलिटी को रिस्क पे रख रहे हो। और कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो रिस्क आप रखो, लेकिन रिस्क रजिस्टर में वो चीज आप लिखो कि भाई वो एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट यूएटी। ठीक है, अगर वो रिस्क मैनेजमेंट को एक्सेप्टेबल है तो कोई बात नहीं, आपका काम हो गया ना। आपने तो रिस्क रजिस्टर में एक रिस्क तो रखा है ना। लेकिन अगर रिस्क रजिस्टर में ही है, रिस्क नहीं है, तो फिर आप ही 100% लायबल। ठीक है, वो जो आप आरबीआई के सारे डॉक्यूमेंट्स में पढ़ते हो ना कि मैनेजमेंट इज 100% रिस्पॉन्सिबल, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं है। वो जो चीज रिस्क रजिस्टर में लिखी होगी और मैनेजमेंट को बोली होगी ना, वो चीज के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। जो चीज मैनेजमेंट को बोली ही नहीं, आपने मन में ही सोच लिया नहीं है तो यूएटी नहीं करूंगा, उसके लिए मैनेजमेंट थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, सो यूएटी टेस्टिंग्स, फिर क्या होता है, वो सिक्योरिटी टेस्टिंग मतलब वीएपीटी वगैरह नहीं करवाते, बोले एप्लीकेशन आई जल्दी से लाइव कर दो। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का प्रेशर था। ठीक है, मैनेजमेंट का प्रेशर था कि भाई आज के आज लाइव करना है, कोई बात नहीं, आप लाइव करो, लेकिन आपको रिस्क पता है ना क्या है, तो आपने ये रिस्क मैनेजमेंट को कन्वे किया। अगर मैनेजमेंट को रिस्क कन्वे करने के बाद भी मैनेजमेंट बोलता है लाइव करो, तो कोई बात नहीं, कर दो लाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अल्टीमेटली मैं आपको वापस घुमा फिरा के यही बोल रहा हूँ, आपको एज अ रिस्क मैनेजर काम करना है। खुद डिसीजन मत लो कि भाई ठीक है डेडलाइन है तो लाइव कर दो, देखा जाएगा। अच्छा, फिर आपको टॉलरेंस लिमिट सेट करनी है। बिना प्रेजेंटेशन ऑनलाइन की नंबर आपकी देता हूं इसमें जो है वो क्या काफी तो वापस एक बार પછી वाला सर्टिफिकेट नहीं किसी और ने शेयर कर दिया। ओके, सो टॉलरेंस लिमिट सेट कर दी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने फायरवॉल लगाया है एज अ गेटवे डिवाइस, मोड भी है, लेकिन आपका फायरवॉल का सीपीयू यूटिलाइजेशन कंटिन्यूअसली मान लीजिए 90% के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ तो लिमिट सेट करनी पड़ेगी ना कि भाई 70 के ऊपर जाएगा तो मेरे लिए रिस्क है, 80 के ऊपर जाएगा तो रिस्क है, या फिर 100% हो गया तो वो, जैसे हमारा, मैंने आपको एक वेबिनार का इंसिडेंट शेयर किया ना कि भाई वो 100 पार्टिसिपेंट्स अलाउड थे पहले, तो 100 के बाद जो आता था फिर क्या होता था, बीच में किसी का इंटरनेट बंद हुआ, वो निकल गया तो कोई और आ जाता था, फिर वो फोन करता था कि भाई मेरे को एंट्री नहीं मिल रही है। तो फिर आपके फायरवॉल में भी यही होगा, 100% यूटिलाइजेशन हो जाएगा, फिर हम ऑर्डर करेंगे, फिर वो 3 महीने में फायरवॉल आएगा। तो 3 महीने तक क्या होगा कि भाई जो 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन में जो ट्रैफिक आ पाएगा वो आएगा, बाकी ड्रॉप हो जाएगा।
ठीक है। सो आप ये टॉलरेंस लिमिट्स पहले से सेट करो कि भाई कितना परसेंटेज यूटिलाइजेशन होगा मेमोरी का, सीपीयू का, तो हम अपग्रेड का प्लानिंग करेंगे। अच्छा, लिमिट कौन सेट करेगा? अगेन वो मैनेजमेंट सेट करेगा, आपको तो उनको गाइड करना है कि भाई क्या लिमिट, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो आप 70% बोल रहे हो या 80% बोल रहे हो, तो आपका अगर सिस्को का स्विच लेना है तो हो सकता है 1 साल बाद आएगा। ठीक है, आपको फॉर XYZ कोई फायरवॉल लेना है, हो सकता है 3 महीने बाद आएगा। तो आप उनको बिजनेस केस प्रेजेंट करो और उस हिसाब से टॉलरेंस लिमिट सेट करो। लेकिन अगर ये टॉलरेंस लिमिट्स वगैरह हमने सेट नहीं किया है, दैट मीन्स कि हम लोग सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं अवेलेबिलिटी का, कि ठीक है जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा, हमारे पास चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अच्छा, यही एडवाइजरी 9 में डीआर ड्रिल्स की भी बात की है। अब डीआर ड्रिल्स में देखो 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। एक तो होता है फॉर्मेलिटी फॉर कंप्लायंस, जो बहुत सारी बैंक करती है, वो सीबीएस वेंडर को बोलती है भाई वो ऑडिटर आया है या आरबीआई आया है, एक सर्टिफिकेट बना के दे दे कि हमने इस तारीख को डीआर ड्रिल किया था, और वो सामने से सर्टिफिकेट दे देता है, काम हो गया आपका। देखो, अगर आपको कंप्लायंस ही करना है तो ठीक है, आपका अप्रोच अच्छा है, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगा, बैंक तो आपकी है। दूसरा ऑप्शन होता है रिकवरी एंड विथस्टैंड अ डिजास्टर। डीआर ड्रिल है, आपको रियली आप इसलिए करते हो कि भाई जिस दिन डिजास्टर होगा ना, उस दिन वो डीआर प्लान जो हमने बनाया या डीआर साइट जो है वो सच में काम भी करने वाली है या नहीं। ठीक है, सो अल्टीमेटली वही बात है कि आपको मैनेजमेंट को गोल डिसाइड करना है कि हमें फॉर्मेलिटी करनी है, फॉर्मेलिटी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर रियल में डिजास्टर होगा और रियल में वो इंसिडेंट से ऊपर आना है, वैसा काम करना है, तो अब वैसे एफर्ट्स लगाओ। ठीक है, देखो दोनों आप ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट करो, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, आपको क्या लगता है कि भाई मैंने आरबीआई को सर्टिफिकेट बता दिया, आरबीआई खुश है तो मेरा भी काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका क्या अल्टीमेट गोल है बिजनेस चलाने के पीछे, वो ज्यादा मैटर करता है, और रादर देन आरबीआई कंप्लायंसेस। आरबीआई को तो क्या है, समझ लो आपने डीआर ड्रिल नहीं किया होता, तो आप अगर बोल भी देते नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वो इंस्पेक्शन में लिखता, बाद में आप कर देते, फिर भी क्लियर हो जाता, वो अलग चीज है। लेकिन आपको अल्टीमेटली क्या होता है, मेरे को ऐसी भी बैंक पता है जिसके पास डीआर ड्रिल के सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, लेकिन लास्ट 4 साल में एक भी डीआर ड्रिल नहीं हुआ है। तो वो तो देखो अल्टीमेटली गोल आपको डिसाइड करना है। डॉक्यूमेंट होगा तो मैं आपको मुंह पे थोड़ी बोलने आने वाला हूँ कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, मेरे को पता है आपने डीआर ड्रिल नहीं किया है। ठीक है, सो आपको डिसाइड करना है डिजास्टर से रिकवर होने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो प्रैक्टिस अल्टीमेटली कंप्लायंस के लिए है, या जिस दिन रियल में जरूरत पड़ी तब वो डिजास्टर से रिकवर होने के लिए है। अच्छा, फिर जैसे कुछ टर्म्स है आरटीओ आरपीओ, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, डीआर ड्रिल के गोल्स क्या होने चाहिए। अब पहला है आरपीओ। जैसे फॉर एग्जांपल जब डिजास्टर होगा, जैसे देखो ये फोटो में सबसे पहला जो है वो एक पॉइंट पे आपका नॉर्मल बिजनेस चालू है, फिर डिजास्टर हुआ। तो अब ये जो आरपीओ है वो ऐसा टाइम हो गया कि भाई मेरे को कितने टाइम का डेटा लॉस होगा चलेगा। अब हो सकता है आप डिसाइड करो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इसमें कोई आरबीआई का गाइडलाइन नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है, मैनेजमेंट को डिसाइड करना है, और आपको उसको कंप्लाई करना है। अगर मैनेजमेंट चाहता है कि 0%, 0 मिनट का डेटा लॉस होगा, तो आप हाई रिडंडेंट 100% सेम इन्वेस्टमेंट करो डीआर साइट में भी, क्योंकि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है ना। मैनेजमेंट चाहता है भाई 2 घंटे का डेटा लॉस होगा चलेगा, वाउचर से एंट्री कर देंगे, तो कोई बात नहीं, आप वैसी डीआर साइट सेटअप करो, जितना प्राइमरी साइट में खर्चा किया उससे 20-30% खर्चा ही करो डीआर साइट में। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो आपका गोल होगा आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, या डेटा लॉस कितना एक्सेप्टेबल है, वो डिसाइड करेगा आपको कैसी डीआर साइट सेटअप करनी है। या फिर समझ लो आपका गोल ऐसा है कि भाई डिजास्टर होने दो, हमें रिकवर ही नहीं होना है, तो कोई बात नहीं, तो फिर सर्टिफिकेट ही ले लो, तो फिर डीआर ड्रिल की साइट की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। डिजास्टर होने के बाद कितने टाइम में आपको डीआर साइट पे लाइव होना है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी क्या होता है, हम लोग सारी डीआर ड्रिल्स जितनी भी करते हैं ना, वो सब प्लान्ड डीआर ड्रिल करते हैं। तो आपको क्या अर्थक्वेक आने से पहले भगवान ईमेल करेंगे कि कल अर्थक्वेक भेजने वाला हूँ, डीआर ड्रिल की प्लानिंग कर लो?
या आपको वो सी से एक मैसेज आएगा कि भाई कल पानी जरूरत से ज्यादा बाहर आने वाला है, आप अपनी तैयारी में रहना। इसीलिए यहाँ पर जरूरी है अनप्लैन्ड डीआर ड्रिल। देखो प्लैन्ड डीआर ड्रिल में तो क्या है कि भाई वो वेंडर को आप एक वीक पहले से ऐसे मैसेज करते हो, ईमेल करते हो कि भाई इस दिन को डीआर ड्रिल करेंगे, तब जाके वो कितनी तैयारियां करता है, तब आपको 15 मिनट की डीआर ड्रिल करवाता है। अब आप खुद सोच के देखो, रियल में जब इंसिडेंट होगा तब क्या वो इतना क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाओगे अगर आपने इतनी प्लानिंग के बाद अगर आप 15 मिनट की ड्रिल कर रहे हो तो? ठीक है, सो आपको अनप्लैन्ड डीआर ड्रिल्स का भी प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप समझ लो अनप्लैन्ड डीआर ड्रिल आप अभी अगर मॉक ड्रिल में नहीं कर पा रहे हो, तो जब रियल में जरूरत पड़ेगी तब कैसे कर पाओगे? ठीक है, सो आप समझ लो सडनली, आप समझ लो आपका जहां भी डीआर साइट है, आप उनको बोलो कि भाई मेरा प्राइमरी साइट बंद हो गया, चलो अब सेकेंडरी साइट चालू करके दो। फिर अगर आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि भाई मेरे को आधे घंटे में साइट चालू करना है, 1 घंटे में चालू करना है, 2 घंटे में चालू करना है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो हो गया आपका रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम। समझ लो एक ऐसा तो टाइम होगा ना डिजास्टर के बाद कि भाई अब अगर बैंक चालू नहीं किया ना तो बैंक ही बंद हो जाएगा। वो टाइम भी आपको डिफाइन करना है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लिए हो सकता है 1 दिन, किसी के लिए हो सकता है 7 दिन, किसी के लिए 10 दिन। ठीक है, तो आपको वो टाइम भी डिसाइड करना है कि भाई मैक्सिमम डिजास्टर के बाद इतने टाइम में तो बैंक कैसे भी करके चालू करना है, वरना तो जो डिपॉजिट है ना वो सब आके सब कस्टमर ले जाएंगे। ठीक है, सो ये आपके डीआर ड्रिल्स के गोल्स होने चाहिए कि भाई कितना डेटा लॉस कितने टाइम में डीआर साइट पे मूव होना है, फॉर्मेलिटी करनी है या रियल में इंसिडेंट से रिकवर करना है, वो भी आपके गोल्स ही, वो सारा गोल डिसाइड करेगा आपका। बिना एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जो डीआर ड्रिल की बात चल रही है, तो हाँ। मैक्सिमम बैंकें वो सीबीएस का डीआर ड्रिल कर रही है अभी। तो डीआर ड्रिल में क्या क्या होना चाहिए वो भी एक जरा यहाँ पे देखो अब इसमें डीआर ड्रिल में एक तो मैंने वो चीज नोटिस की है कि भाई जो डिजिटल चैनल्स की जो कनेक्टिविटी है ना, वो डीआर साइट पे जाती तो है बैंक टू प्राइमरी साइट और प्राइमरी साइट टू सेकेंडरी साइट। अब आप एक खुद सोच के देखो, अगर प्राइमरी साइट ही बंद हो गया तो डीआर साइट चलेगा कैसे? आपकी कनेक्टिविटी जब प्राइमरी साइट से राउट हो रही है डीआर साइट पे तो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कोई कोई बैंक में तो बोले ये ऑडिटर को बताऊंगा ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कनेक्टिविटी ऐसे राउट हो रही है। देखो हमें बताने या नहीं बताने से क्या फर्क पड़ता है, आपको डिसाइड करना है कि भाई हमें रियल में डीआर साइट चाहिए या फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ लो अगर ऐसा है कि भाई डिजास्टर के बाद ओनली सीबीएस चलाना है तो आप ओनली सीबीएस की डीआर ड्रिल करो। आपको ऐसा है हमें मोबाइल बैंकिंग भी चालू रखना है, नेट बैंकिंग चालू रखना है, दूसरे आपके आरटीजीएस इंटरफेस या जो भी आपके अलग अलग सर्विसेज है, व्हाट्सएप बैंकिंग और जो कुछ भी होगा हमें वो भी चालू रखना है, तो आप उनकी भी डीआर साइट्स और डीआर ड्रिल्स परफॉर्म करो। ठीक है, सो आप पहले तो वो गोल डिसाइड करो कि भाई हमें डीआर ड्रिल में हमारे लिए क्या चीज क्रिटिकल है, क्या चीज क्रिटिकल नहीं है, और जो चीज आपको क्रिटिकल लगती है उसका अपने टारगेट डिसाइड करो और उतना ही आप ड्रिल्स करो। बाकी ठीक है नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आरबीआई की एडवाइजरी 9 में भी कोई इतना डिटेल में नहीं दिया है कि आपको मिनिमम इतने टाइम में रिकवर होना है, मिनिमम इतना डेटा रिकवर करना है। उन्होंने भी यही बोला है कि टारगेट सेट करो और वो टारगेट को अचीव करो। तो वो इट्स अप टू मैनेजमेंट और इट्स अप टू यू कि आप कैसे मैनेजमेंट को बताते हो कि भाई हमें ये डीआर ड्रिल्स का इंपॉर्टेंस क्या है और हम लोग क्यों कर रहे हैं। ओके, डीआर ड्रिल्स के कुछ अगर सिनारियोस की हम लोग बात करें, तो जैसे आपको ये सारी चीजें सोच के डीआर ड्रिल्स करनी चाहिए। मान लो डेटा सेंटर ही फेल हो गया फॉर वॉट एवर रीजन, नेचुरल डिजास्टर या और कोई भी रीजन से, नेटवर्क आउटेज हो गया, आपका आईएसपी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बंद हो गए, तो आपके पास क्या रास्ता है? डेटाबेस करप्ट हो गया, डेटाबेस फेल हो गया, क्रिटिकल एप्लीकेशन सर्वर ही फेल हो गया आपका, समझ लो रैंसमवेयर अटैक हो गया प्राइमरी साइट पे, तो क्या करना है? पावर फेलियर हो गया, ऐसे में क्या कर सकते हो? ठीक है, तो आपको सिनारियोज सोचने हैं क्या क्या पॉसिबल सिनारियोज है और क्या क्या कैसे तरीके से आप रिकवर कर सकते हो। अब वो देखो खाली थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए। अभी थियरी में तो आप बोल दोगे ठीक है ना, डेटा सेंटर फेल होगा तो मैं ऐसा 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 कर दूंगा। आपके पास डीआर साइट है ना, तो आप रियली उस चीज को
सिमुलेट करके देखो कि जितना जैसा आप सोच रहे हो जो आप वो एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं, और वो आप कर पाओगे या नहीं। ठीक है। सो वैसे तो लिस्ट कैन गो एंडलेस। सो मैंने वही लिखा है लास्ट में कि यू नो योर बिजनेस एंड गोल्स वेरी वेल, और इसीलिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव डीआर ड्रिल करनी है कि हमें क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, क्या क्या रिस्क हमें कवर करने हैं, और क्या क्या रिस्क हम ऐसा मानते हैं कि भाई इसका होने के चांसेस ही इतने कम है, तो ठीक है वो रिस्क को हम अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन जो भी रिस्क है आपको रिस्क रजिस्टर में तो लिखना ही है, भले वो होने के चांसेस कम है तो क्या हुआ, आप तो भी रिस्क रजिस्टर में लिख के वो रिस्क को आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है वो होने के चांसेस ही कम है, तो हमने ज्यादा उसमें कंट्रोल नहीं लगाया। ओके। रिस्क देखो, कोई भी रिस्क एलिमिनेट करने में खर्चा होता है, तो हम लोग ऐसा ब्लाइंडली सारे रिस्क तो एलिमिनेट करेंगे नहीं कि भाई एक्सेल में 500 रिस्क लिखे, आज के आज इन्वेस्टमेंट करवा के 500 के 500 एलिमिनेट कर देता हूँ, ऐसा तो है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिस्क की बात करता हूँ कि डीडोस का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब डीडोस का पॉसिबिलिटी है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हमारी फायरवॉल में जो एक बेसिक डीडोस प्रिवेंशन की फैसिलिटी है उसको हम यूज कर सकते हैं। डेडिकेटेड डीडोस फैसिलिटी हो सकता है हमारे लिए वो कॉस्ट बेनिफिट में नहीं बैठता हो, क्योंकि वो साल का समझ लो आपको कोई बोलेगा कि भाई डीडोस बचाने का मैं 25 लाख 30 लाख रुपए लेता हूँ, डीडोस अटैक नहीं होने दूंगा, तो वो हो सकता है ना आपके वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में नहीं बैठे, तो कोई बात नहीं, आप वो रिस्क को एक्सेप्ट कर लो। जरूरी नहीं है सारे रिस्क के लिए खर्चा करना ही है आपको। अच्छा, फिर जैसा एक रिस्क हो सकता है कि एंटीवायरस सिग्नेचर लॉन्ग टाइम से अपडेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब ये तो आपके कंट्रोल में है, कहाँ पर कहीं कहीं पर क्या होता है कि भाई HO2 ब्रांच की कनेक्टिविटी इतनी स्लो होती है, या फिर BSNL के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होते, वहां पर ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो फिर वहां पर आप ये रिस्क को भी रजिस्टर में लिखो, मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसा रिस्क है। आप खुद से सोच के मत बैठ जाओ कि भाई वो तो BSNL है तो प्रॉब्लम होने ही वाला है। ठीक है, फिर रिस्क ऑफ डिलेड पैचिंग। ठीक है, आज एक क्रिटिकल पैच रिलीज हुआ, हम लोग हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 वीक बाद उसको पैच करेंगे, तो ये रिस्क है, ये रिस्क को हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ये भी रिस्क रजिस्टर का पार्ट बनेगा। अच्छा, फिर बैकअप्स, बोले बैकअप लेता हूँ, बोले रिस्टोर किया, बोले नहीं। ठीक है, देखो अगेन यहाँ वही बात है, कंप्लायंस के लिए करना है या रियल में बैकअप का यूज है। अगर कंप्लायंस के लिए करना है तो ठीक है, आपने बैकअप कॉपी कर लिया ना, आपका काम हो गया। लेकिन अगर रियल में आपको बैकअप को जरूरत पड़ने पे यूज करना है तो फिर आप उसको रिस्टोर करके चेक करो। ठीक है, सो आप क्यों बैकअप ले रहे हो वो आप खुद डिसाइड करो, उसमें वो आपको किसी और की असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। वो तो देखो क्वेरी लिखने वाला तो लिख देगा रिस्टोरेशन नहीं किया है, आप बनाने को डॉक्यूमेंट भी बना के दे सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको रियल गोल पता है कि भाई कंप्लायंस करना है या जरूरत पड़ने पे बैकअप को यूज करना है। ठीक है, सो यही बात है कंप्लायंस रिस्क वर्सेस रिस्क ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अगेन वो CIA के अवेलेबिलिटी पे आके बात रुकती है इसमें भी। समझ लो आपका एक एक ब्रांच ऐसी है जहां पर सिंगल फायरवॉल है, अब वो फायरवॉल बिगड़ जाती है, आप मान लीजिए एक सिचुएशन की पे वो 2 दिन लगेगा आपको नया फायरवॉल आने में। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो 2 दिन तक ब्रांच एक सिंपल राउटर पे चलाओ, साइबर सिक्योरिटी रिस्क को इनवाइट करो, या फिर 2 दिन तक बिजनेस बंद रखो, या फिर HA फायरवॉल लगाओ। तो HA फायरवॉल लगाने में खर्चा इन्वॉल्व है, तो हो सकता है ना आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो, कोई बात नहीं मैं 2 दिन तक वो ब्रांच बंद रखूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, बाकी सारी ब्रांच है ना। तो क्या डिसीजन लेना है वो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे डिसीजन लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वो ऑडिटर ने बोली हुई चीज हमें कर ही देनी है, या फिर हर वो रिस्क हमें दिखते ही उसके ऊपर खर्चा करना है, कर देना है। ठीक है, वो बिजनेस डिसीजन हमें लेने हैं कि भाई क्या खर्चा है, क्या बेनिफिट है, रिस्क एलिमिनेट करने जैसा है या जो है एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है मेरे। ओके, वो PPT तो देखो हमने, आपने जितने भी लोगों ने ईमेल में ज्वाइन, अभी ईमेल से ज्वाइन किया है वो सबको ईमेल, ये PPT तो बाद में शेयर कर ही देंगे। तो वो तो अभी एंड प्रेजेंटेशन एंड होते ही हम सबको सेंड कर देंगे। अच्छा, हम लोग वो ये कॉमन क्वेश्चन है लाइफ में जो पूछते हैं, तू भाई खाने के लिए जीता है या जीने के लिए खाता है। ठीक है, सो बैंक में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि कंप्लायंस के लिए बैंक चला रहे या ग्रोथ के लिए चला रहे? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, आपको मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आप मेरे को जवाब दो, आपको खुद से पूछना है और आपको खुद को वो चीज रूटीन में फॉलो करनी है। कंप्लायंस करना है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दो हर लाइफ में भी दो तरीके के लोग हैं ना, वो एक को सब जगह खाना ही दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको खाना खाने में ध्यान देने दो। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो समझ लो लाइन में ही सब कुछ लिख दिया है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना वो नहीं किया है माना जाता है। ओके, तो आपके पास रिस्क रजिस्टर अगर रिटर्न नहीं है तो फिर मैं मानूंगा या आरबीआई मानेगी या जो भी आपके यहाँ ऑडिट में या कभी भी आता है वो मानेगा आपने काम नहीं किया है, क्योंकि अगर रिस्क रजिस्टर नहीं है तो आपको यही नहीं पता है क्या रिस्क है। वैसे ही दूसरी एक बात करते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स फॉर एडवाइजरीज अलर्ट्स, अगर वो नहीं है आपके पास तो आपने वो काम नहीं किया है, ऐसा माना जाएगा। डीआर ड्रिल में अगर आपने आरटीओ आरपीओ मेंशन नहीं किया है, दैट मीन्स कि आपका गोल ही क्लियर नहीं है कि हम डीआर ड्रिल क्यों कर रहे हैं, क्या अचीव करना था, बस वो डीआर ड्रिल फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया है। तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन कैसा करते हो ना, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, ये वैलिड है या नहीं है? बोले डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं है? बोले डॉक्यूमेंटेशन करने बोला तो हमने कर दिया डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये जरा भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, एडवाइजरी की प्रिंट निकालते हैं, उसमें खुद की साइन करते हैं, रिसीव्ड ऑन डेट लिख के वो लिख देते हैं हैश और आईपी ब्लॉक कर दिया। देखो, एडवाइजरी अलर्ट हैश और आईपी से बहुत आगे है, उसमें और भी हजारों पॉइंट आते हैं। ठीक है, सो ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने से तो बेटर है कि डॉक्यूमेंट ही मत बनाओ। ठीक है, सो अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो एडवाइजरी और अलर्ट का, तो वो पॉइंट वाइज कंप्लायंस लिखो कि पॉइंट नंबर 1 में क्या किया, पॉइंट नंबर 2 में क्या किया। ऐसा आप साइन करने से, रिसीव डेट लिखने से, फिर आप ऑडिट में दिखाते भी है कि मेरे पास पूरी फाइल है, फिर वो फाइल में देखते हैं तो वो साइन करके रिसीव डेट लिखी हुई रहती है और एक लाइन लिखी हुई रहती है कि भाई आईपी ब्लॉक कर दिया, हैश ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो वो आईपी और हैश से भी बहुत ऊपर है एडवाइजरी अलर्ट। आपको उसमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं हर पॉइंट का कंप्लायंस करना है। अगर आप ऐसा डॉक्यूमेंट हमें दिखाते हो, हमें मन में तो पता ही आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तो ठीक है, बोलते नहीं है, बाकी ये तो प्योर फॉर्मेलिटी हो गया। ओके, सो पार्शियल, जैसे हम बोलते हैं ना, पार्शियल नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज, ये वैसा ही केस हो गया। ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है तो बनाओ ही मत, वो ज्यादा सेफ होगा। ओके, अच्छा, हम लोग जीआरसी पोर्टल में भी सबमिशंस का ऑप्शन है, तो उसमें अगर आज मैंने सुबह काउंट देखे, टोटल 115 बैंक ने कुछ सबमिशंस किए हुए। उसमें है ना, गोधरा अर्बन बैंक है जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट 398 सबमिशंस किए हुए हैं एडवाइजरी में। उसके बाद कड़ी नागरिक बैंक है जिसका 368 सबमिशंस है। ऊना पीपल्स बैंक है जिसके 362 सबमिशंस है। अब ये टॉप 3 बैंक में से है ना, 2 तो देखो आप ऑलमोस्ट सिंगल यूनिट है, गोधरा अर्बन को अभी एक ब्रांच का परमिशन मिला। सो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, हम लोग को लगता है कि भाई बड़ी बैंक होगी वो ज्यादा अच्छा डॉक्यूमेंट मेंटेन करती होगी, तो ये तो उल्टा हो गया, छोटी बैंक ज्यादा अच्छा मेंटेन कर रही है। बड़ी बैंक हो सकता है कि पोर्टल में अपलोड नहीं करके मैन्युअली कर रहे हो, तो उसका हमारे पास ट्रैक नहीं है। लेकिन ये तो जो 115 बैंक जिन्होंने डेटा सबमिट किया है उसके ऊपर से मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाले। अच्छा, सेम वे अलर्ट की बात करते हैं तो अगेन गोधरा अर्बन और कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महसाणा ने 198 हाईएस्ट सबमिशंस किए हैं अलर्ट में। फिर कड़ी नागरिक और ऊना पीपल्स ने अगेन 197 सबमिशंस किए हैं। और इसमें अलर्ट में तो सब में ही टाई है, क्योंकि अलर्ट में क्या होता है, हैश और आईपी ब्लॉक करने को आरबीआई बोलती है। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा काम हो जाता है सबका। थर्ड पे अगेन अमरेली नागरिक कुकरवाड़ा ने सेम 196 सबमिशंस किए हुए हैं। सो ये स्टैटिस्टिक्स आपको खाली जस्ट एक मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप देखो, ये बैंक्स अगर इतना डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर सकती है तो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई। और ये समझ लो, ये बैंक की साइज भी इतनी बड़ी नहीं है कि इनके पास 15-20 लोगों का आईटी का स्टाफ हो।
ठीक है, सो वो लोग भी अगर डॉक्यूमेंट मेंटेन कर सकते हैं तो आप भी मेंटेन कर ही सकते हो। अगर मान लो आपको एक ट्रैकिंग चाहिए तो वो हमारा जो जीआरसी ऐप है उसमें ये ट्रैकिंग है कि भाई आपका कितना एडवाइजरीज फिल हो गया, कितना बाकी है। तो वो जो आपको पीपीटी भेजेंगे उसमें से आप ये एप्स की लिंक दी हुई है एंड्रॉयड आईओएस दोनों की, आपको डाउनलोड करके रख लो। अब रोज सुबह आके चेक करो कितना फिल करना बाकी है। वो फिल करने वाले को बोल दो कि भाई शाम तक कंप्लीट करके दे। दूसरे दिन आके वापस चेक करो कितना फिल हो गया, कितना बाकी है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम ऐसा होना चाहिए 115 बैंक का सेम सबमिशन हो काउंट वाइज देखे तो। ठीक है, अब मुझे ये लेवल पे ले जानी है सारी बैंकों की 100% सबका फील्ड ही दिखाए, किसी का कुछ भी फिल करना बाकी नहीं होना चाहिए, एक भी एडवाइजरी अलर्ट। एक और ऐप है हमारा, वो जैसे आपका समझ लो साइबर सिक्योरिटी न्यूज कोई ट्रैक करनी है, डेली न्यूज और पर्सनल डार्क वेब एक्सपोजर देखना है, तो एक और ऐप है ट्रैकआउल 360, वो भी एंड्रॉयड आईओएस दोनों में है। उसका भी मैंने यहाँ लिंक रखा हुआ है। तो आप ये दोनों ऐप्स रखो, एक से बैंक का कंप्लायंस होगा, एक से आपका पर्सनल क्रेडेंशियल लीक्स वगैरह, और जो भी आपको डेली साइबर सिक्योरिटी न्यूज पढ़नी है तो वो रिलायबल न्यूज यहाँ पर आएगी। आपको फॉरवर्डेड न्यूज आपको क्या है, अनवांटेड है, वो एक बार कहीं हैकिंग हुआ 10 बार फॉरवर्ड हो के आज हुआ ऐसा नहीं आए, कोई फैक्चुअल बेस्ड रियल न्यूज आए, ट्रस्टेड सोर्स, तो वो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो दोनों। हेलो, हाँ बोलो ना। ओके, अच्छा कुछ और रिस्क की बात करते हैं। एक्सेसिंग डेटाबेस विदाउट 2FA, कोई बात नहीं, आप एक्सेस करो, रिस्क रजिस्टर में लिख दो कि भाई ऐसा करता हूं मैं, मुझे रिस्क पता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बैंक वो इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर देगा, डेटाबेस में से 1 का 2 कर देगा। ओके, नेक्स्ट है नॉट एनेबलिंग 2FA ऑन नॉन क्रिटिकल सिस्टम्स एक्सेप्ट CBS। देखो हमें ये लगता है कि भाई 2FA तो ओनली CBS को चाहिए, लेकिन CBS से भी ज्यादा क्रिटिकल ऐप्स अब तो हम बनाने लगे हैं। ठीक है, कोई कोई बैंक में तो इन हाउस डेवलपर्स ही है, वो आप उसको नीड बताओ, वो आपको कस्टमाइज ऐप बना के दे देगा सीधा लाइव CBS को कनेक्ट करके। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ क्रिटिकल एप्लीकेशंस के, आपके RTGS इंटरफेस हो गया, फिर जैसे आपके समझ लो ट्रेजरी का मॉड्यूल सेपरेट है, eKYC के CKYCR वगैरह के मॉड्यूल सेपरेट है, तो वो सब भी क्रिटिकल है क्योंकि उसके अंदर भी क्रिटिकल डेटा है, तो वो सब में भी आपको 2FA करना चाहिए। फिर हैविंग अ फैसिलिटी टू डिसेबल 2FA इन बैंक प्रीमाइस, बोले 2FA तो कर दिया लेकिन बंद करने का फैसिलिटी बैंक में ही है। ठीक है, तो फिर 2FA नहीं किया के बराबर ही तो है। 2FA तो आपको तब काम आने वाला था ना जब बैंक में कोई इंसिडेंट हो गया, बैंक में हैकिंग हो गया, तो ऐसे केस में अगर बैंक में ही 2FA बंद करने का फैसिलिटी है तो बात तो एक ही हो गई ना, नहीं है वैसा ही हो गया फिर 2FA। आपने अप्रोप्रिएट हार्डनिंग नहीं किया IT एसेट्स का, फायरवॉल PCs वगैरह का, सिक्योरली उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, जैसा डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आया वैसा ही चला रहे हो, तो वो भी रिस्क है। RDP चालू रखना, SMB चालू रखना, वो तो रिस्क है, उससे भी बड़ा रिस्क है दक्ष में फॉल्स सबमिशन दे देना कि मेरे यहाँ तो SMB बंद है, मेरे यहाँ तो RDP बंद है। आपने जिसने भी दक्ष में सबमिशन दिया है ना मेरे यहाँ SMB बंद है, आप अपने कोई भी रेक PC को टेलनेट करो पोर्ट 445 पे, वो चालू है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप दक्ष में सबमिशन देते हो कि भाई नहीं हमारे यहाँ तो SMB बंद है। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, पोर्ट 445 पे आप टेलनेट करो, आपकी मर्जी का PC को लेके आप टेलनेट करो। ठीक है, वो पोर्ट 445 पे अगर टेलनेट होता है दैट मींस SMB आपने चालू रखा है, फिर भी वो दक्ष में हमने सबमिशन दे दिया कि भाई हमने तो बंद कर दिया। अच्छा, ये रिस्क तो हम हर बार डिस्कस करते हैं, फिर भी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में कहीं पर भी हो ना, सब जगह रिस्क है, फिर भले वो डेटाबेस में हो, नोटपैड में हो, एक्सेल में हो, कोई आपके SOC के लॉग्स में है, या कोई दूसरी लॉग फाइल में है, कॉन्फिग फाइल्स में है, जैसे आप कोई EXE बनाते हो ना तो कॉन्फिग फाइल्स में प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड रखते हैं। कोई कोई होता है वो हार्ड कोड ही कर देता है, बोले कॉन्फिग फाइल तक भी क्यों जाना, सीधा इसी में हार्ड कोड कर देता हूँ। कोई एप्लीकेशन जो HTTP पे काम कर रही है, तो ये सारे केसेस प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड्स के हो गए, तो ये भी रिस्क के केसेस है, ये भी आपको रिस्क रजिस्टर्स में लिखने हैं।
सो रिस्क रजिस्टर हमने बात किया है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो पीरियोडिकली अपडेट होना चाहिए, क्योंकि रेगुलेशंस चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा बैंक एनवायरनमेंट ही चेंज होता रहता है, तो इसलिए रिस्क रजिस्टर को पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, जैसे एक रेगुलेशन चेंज का एक एग्जांपल लेते हैं, एनपीसीआई ने एक एडवाइजरी इश्यू किया, ये एसएमएस के थ्रू डिवाइस बाइंडिंग को कैसे मिसयूज कर सकते हैं उसका। तो ये रिस्क पहले नहीं था आपके रिस्क रजिस्टर में, तो ये एडवाइजरी आने के बाद ये आपका नया रिस्क ऐड हो गया आपके रिस्क रजिस्टर में। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है, पहले तो हैकर है ना, वो कस्टमर को कन्विंस करता है कि भाई ये एपीके आप इंस्टॉल करो। अब वो कैसे कन्विंस किया वो अभी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन अल्टीमेटली आप ऐसा समझ लो कि भाई कस्टमर के फोन में एक मैलिशियस एपीके डलवा दिया और अब वो कस्टमर के फोन को हैकर कंट्रोल कर पा रहा है। फिर वो कस्टमर के फोन से एक एसएमएस भेजता है। अब ये जो एसएमएस भेजता है ना, उसमें ट्विस्ट है। आपने डिवाइस बाइंडिंग में क्या किया है कि भाई जो कस्टमर को खुद का डिवाइस बाइंड करना है वो उसके फोन से एक एसएमएस करेगा। तो हैकर ने क्या किया, वो जो एसएमएस जो जा रहा था उसमें आईएमईआई नंबर वगैरह ही भेजेंगे और तो कुछ जाएगा नहीं। तो आईएमईआई नंबर वगैरह जो है वो हैकर के खुद के डिवाइस का दिया, एसएमएस सेंड करवाया कस्टमर के फोन से, ठीक है, क्योंकि वो जो मैलिशियस एपीके है उसमें एसएमएस फॉरवर्डिंग का फैसिलिटी था। तो एसएमएस भेज रहा है कस्टमर उसके हैक्ड फोन से, उसमें आईएमईआई नंबर है हैकर का, तो अल्टीमेटली मोबाइल बैंकिंग चालू कहाँ हुआ, हैकर के फोन में हुआ, ठीक है। तो ऐसा करके उसने डिवाइस बाइंडिंग को बाईपास कर दिया। ओके, इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस अभी तो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कुछ बैंक ऐसी है जो एसएमएस के यूज ही नहीं करती है मोबाइल बैंकिंग में, तो वो तो सेफ ही है, उसको तो एनपीसीआई की एडवाइजरी से फर्क ही नहीं पड़ता है। बाकी बैंक है जो ये एसएमएस का यूज करती है डिवाइस बाइंडिंग में, तो आपको एक बार सीबीएस प्रोवाइडर से बात करनी पड़ेगी, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइडर से खास करके, कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये ओरिजिनल एडवाइजरी मैंने पोर्टल में अपलोड किया हुआ है, वो आपको जो भी सॉल्यूशन सजेस्ट करे वो सॉल्यूशन आप मेरे साथ डिस्कस करो, अगर वो सॉल्यूशन फिजिबल होगा तो हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ऐसा ना हो कि भाई वो सॉल्यूशन बनाए उसमें भी कोई लूप होल हो वापस, ठीक है। सो अभी मुझे खाली वो एडवाइजरी का अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करना था, सॉल्यूशन अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जैसे मैं अगर एक सॉल्यूशन दूंगा तो हो सकता है ना आपके वो अलग 10-15 अलग अलग सीबीएस प्रोवाइडर्स हो गए, तो वो सब हमारा सेम सॉल्यूशन फॉलो करेंगे ऐसा भी नहीं है इसमें। तो वो जो सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे हम उसको वैलिडेट करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को रिस्क रजिस्टर इनकम्प्लीट लगा तो बोले आज तक तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, बोले जो था वो ऐसा देते थे कि सीधा लेटर हेड पे प्रिंट करते थे, बोले ये क्या कर दिया। देखो ये मेरे हाथ की बात नहीं है, इस बार भी मैं उंगली पकड़ सकता था, मतलब पकड़ना पॉसिबल नहीं है कि आपको क्या क्या रिस्क है वो तो रियली आप ही जानते हो, इसलिए वो इनकम्प्लीट रिस्क रजिस्टर में देने वाला हूँ आपको। वरना देखो मैंने तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट देखे, हम लोग लिख के देते हैं एक पॉइंट की इम्प्लीमेंटेड/नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो वो प्रिंट भी ऐसे का ऐसा कर देते हैं, बोले कौन डिलीट करेगा कि इसमें नॉट इम्प्लीमेंटेड डिलीट करूं मैं। तो यहाँ पर वो चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको इनकम्प्लीट रिस्क रजिस्टर देने वाला हूँ जिसको आपको खुद को कंप्लीट करना है। चलो एक और सिनारियो है, इसमें क्या करना है। आप लिख सकते हो 2F है, हम डाल सकते हैं ना अभी। नहीं, अभी तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्टैटिक आईपी नहीं है घर पे, तो चलो 2 ऑप्शन देता हूँ, क्या करना चाहिए। सेकंड वाला इंडिया। अच्छा, आरबीआई का एडवाइजरी 2 यूसीबी 2 जो एडवाइजरी आया 2 दिन पहले, उसमें आपने पढ़ा होगा
कि वीपीएन में स्पेसिफिक सोर्स होना चाहिए, स्पेसिफिक पब्लिक आईपी व्हाइट लिस्ट करना है। मेरे हिसाब से तो ये दो ऑप्शन है, या तो वीपीएन यूज ही मत करो तो रिस्क अवॉइड हो गया, और यूज करना है तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो। अब मैनेजमेंट को रिपोर्ट करोगे फिर दो ऑप्शन निकल के आएंगे कि भाई या तो हम लोग स्टैटिक आईपी खरीदवा देते हैं तेरे को घर पे अगर तेरे को वीपीएन यूज करना है तो, या फिर कोई बात नहीं आप इंडिया अलाउ कर दो, हमें उतना रिस्क एक्सेप्टेबल है कि भाई इंडिया में से कोई हैकर घुस के आएगा तो हमें चलेगा, फॉरेन होगा तो नहीं चलेगा, देसी हैकर तो अलाउड है। ठीक है, लेकिन ये मैनेजमेंट बोलेगा, आपको नहीं बोलना है। ठीक है, अभी क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ कि भाई वो सोर्स में आपने आईपी स्पेसिफाई नहीं किया, बोले मेरे घर पे स्टैटिक आईपी है ही नहीं, तो वो आप क्यों डिसाइड करते हो? ठीक है, वो आपकी फायरवॉल थोड़ी है, आप तो यहाँ जॉब करने आए हो, वो तो सब मैनेजमेंट का है जो है, वो ओनर को बताओ आप। ठीक है, तो ओनर को डिसीजन लेने दो, आप उनको मैसेज कन्वे करो कि भाई हमें ऐसा वीपीएन अलाउ करना है, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है कि भाई या तो मैं इंडिया अलाउ कर दूं या फिर मैं स्पेसिफिक स्टैटिक आईपी करूं। इंडिया अलाउ करता हूं तो ऐसे ऐसे रिस्क है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। स्टैटिक आईपी अलाउ करता हूं तो ऐसे ऐसे रिस्क, इतने रिस्क कम होने वाले, सामने हो सकता है ये XYZ अमाउंट का खर्चा है। मैनेजमेंट को अगर स्ट्रेटेजी 1 सही लगती है तो आप वो फॉलो करोगे, 2 सही लगता है तो आप वो फॉलो करोगे, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप खुद डिसाइड मत करो, मैनेजमेंट को डिसाइड करने दो। मेरा बोलने का पर्पस ये है अल्टीमेट। ओके, अब ये रिस्क रजिस्टर्स या रिस्क मैनेजमेंट कोई नया टॉपिक नहीं है, वो आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स में भी रहता है, लेकिन आज तक हम लोग क्या है उसको, पहले क्या हम लोग टेक्नोलॉजिकली सबको आगे लाना चाहते थे, फिर हम लोग गवर्नेंस की तरफ जाना चाहते थे, इसलिए हमने आज तक कभी ये टॉपिक को उतना हाईलाइट नहीं किया। अब मैं ज्यादा पुराने डॉक्यूमेंट्स तो अभी इसमें रेफरेंस नहीं रख पाया हूँ, लेकिन अगर एक लेटेस्ट डॉक्यूमेंट की बात करें जो नवंबर 7, 2023 को आया था, अपेरेंटली देखो तो अभी तो इसमें यूसीबीज नहीं है, आगे जाके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत क्लियर लिखा है आरबीआई ने रिस्क असेसमेंट के लिए कि आपको ईच एंड एवरी एसेट्स जो बैंक के पास है उसका रिस्क असेसमेंट करना है। ठीक है, सो आपको जितनी भी एसेट्स है आपके पास, हर एसेट्स का आपको रिस्क असेसमेंट करना है। यही डॉक्यूमेंट को क्लियर आगे कंटिन्यू करे तो रिस्क असेसमेंट या रिस्क के लिए जो भी पॉलिसीज गाइडलाइंस बनाई है उसको फॉलो करने का काम ईच एंड एवरी स्टाफ का है और ना कि आईटी डिपार्टमेंट अकेले का। ठीक है, तो ईच एंड एवरी स्टाफ का अगर काम है तो यहाँ पर आपको एक ही चीज काम आएगा। अच्छा, नॉट ओनली स्टाफ, एक और चीज लिखा है देखो, सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब आप बैंक के जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको भी बैंक की पॉलिसीज को कंप्लाई करना है। ओके, और लास्ट है आपको खुद के एक्सपीरियंस से फैक्टर इन करके आपको रिस्क रजिस्टर को पीरियोडिकली रिव्यू करना है। आप खुद सोचो क्या नए थ्रेट्स है, क्या नया रिस्क है बैंक को, और वो सारी, जैसे यहाँ पर कुछ सिंपल रिस्क के एग्जांपल दिए हैं कि भाई फिशिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया, आप उसको कैसे अवॉइड करोगे। अब ये सारा जो स्नैपशॉट है ये आरबीआई के डॉक्यूमेंट से ही है। सो आप रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क असेसमेंट्स कोई नया टॉपिक नहीं है, वो तो हमने आज तक, हमारे पास इतने टेक्निकल टॉपिक्स थे कि हमने कभी गवर्नेंस के टॉपिक के ऊपर कोई वेबिनार नहीं किया। अदरवाइज ये कॉमन टॉपिक ही है आपका, वो साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है ये। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे ऑल स्टाफ मेंबर्स, तो ऑल स्टाफ मेंबर्स को कैसे कंप्लाई करवाए? बोले आज तो वेबिनार में ऑल स्टाफ मेंबर को बुलाया भी नहीं है, तो हम आईटी वाले आए, हम तो रिस्क मैनेजर बन जाएंगे अच्छे, लेकिन ऑल स्टाफ मेंबर का क्या? यहाँ पर रोल आता है रिस्क कल्चर का। ठीक है, बैंक का जो कल्चर है ना, रिस्क का कल्चर, वो डायरेक्टली सीआईए को अफेक्ट करता है। देखो, ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग 2-3 स्लाइड्स कल्चर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वैल्यूज, बिलीफ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिस्क, कि भाई एम्प्लॉय क्या समझता है रिस्क के बारे में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे समझ लो पीआईआई डेटा है, तो हाई रिस्क अवेयर कल्चर क्या होगा?
हर एक एम्प्लॉय को पता होगा कि पीआईआई डेटा जैसे कि मोबाइल नंबर्स, आधार कार्ड्स को कैसे ट्रीट करना है, डीपीडी एक्ट के अंदर क्या कितने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। लो रिस्क अवेयरनेस बैंक ऐसी होगी जिसमें वो एम्प्लॉय को पूछोगे पीआईआई डेटा, बोले ये क्या होता है, ठीक है, बोले ये पाई डेटा कहाँ से नया लेके आया तो, ठीक है। सो ये जो कल्चर है ना, ये कल्चर सीसो ड्राइव करता है। अगर आप बैंक में, मैं एज अ ऑडिटर या एज अ कोई थर्ड पार्टी आके 4 आदमी को पूछता है, जो कोई भी रैंडम एम्प्लॉय को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, फिर वो यंगेस्ट एम्प्लॉय हो या ओल्डेस्ट एम्प्लॉय हो, अगर उसको रिस्क के बारे में अगर उसको अवेयरनेस नहीं है ना, तो वो सीसो की फेलियर है। वो सीसो की जिम्मेदारी होती है कि वो रिस्क का एक सेफ कल्चर बनाए उसकी बैंक में, ठीक है। तो वो हाई रिस्क अवेयरनेस वर्सेस लो रिस्क अवेयरनेस का एक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल लेता हूँ रिस्क कल्चर का ही, कि भाई समझ लो कोई बैंक ऐसी होगी कि जो जिससे क्या आप नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांगोगे ना, तो भी उसके एम्प्लॉय का एटीट्यूड ऐसा होगा, ना ना भाई ये तो इंफॉर्मेशन लीकेज हो जाएगा, या ये तो नॉन, तो वो हाई रिस्क अवेयरनेस का कल्चर हो गया। दूसरा ऐसा होगा जिसको आप पूरे का पूरा डेटा डंप मांगोगे ना तो भी दे देगा, बोले ठीक है ना, वेंडर ही तो है, जानता ही तो हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये डेटा डंप दे दिया ना, उसमें वो एम्प्लॉय की खाली गलती नहीं है, उतनी गलती सीसो की है, क्योंकि सीसो ने एक सेफ रिस्क कल्चर नहीं बनाया बैंक के लिए, ठीक है। वो एम्प्लॉय की तो गलती है ही, उसने डेटा दे दिया, लेकिन उतना इक्वली रिस्पॉन्सिबल आप हो, क्योंकि आपने एक रिस्क कल्चर अच्छा नहीं बनाया बैंक में। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोएक्टिव रिस्क कल्चर का, जहां पर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो फॉर्मेलिटी नहीं होती है। जहां पर सिक्योरिटी ऑडिट्स टाइम पे होती है, वो फॉर्मेलिटी नहीं होती है, क्योंकि साल में 2 बार करने बोला है। जहां पर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटी दी जाती है, फॉर्मेलिटी नहीं होती है। और दूसरा ऐसा कल्चर जहां पर वो आरबीआई का सर्कुलर पढ़ते हैं कि ऐसा कहीं मिल जाए कि शैल के बदले में लिखा हो तो इसको उड़ा दो ऑडिट करने को, ठीक है। वो ऐसा ढूंढते हैं कि भाई कहाँ कुछ उल्टा मिल जाए उसी को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। बोलता है आरबीआई ने बोला है ना क्रिटिकल एप्लीकेशन में 2FA करने का, बोला मेरे तो सीबीएस के सिवा कुछ क्रिटिकल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो कोई बात नहीं, आप वो रिएक्टिव रिस्क कल्चर में आते हो, प्रोएक्टिव कल्चर में नहीं आते हो। अब आपको बैंक को रिएक्टिव कल्चर बनाना है, प्रोएक्टिव कल्चर बनाना है, वो तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन वो हमेशा से हम बोलते हैं ना कि भाई ह्यूमन एलिमेंट इज वीकेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी, तो वो रिस्क कल्चर से ही आप वो ह्यूमन एलिमेंट को इफेक्ट कर सकते हो। ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज, इसमें देखो जो हर एम्प्लॉय जो कंप्यूटर पे बैठता है ना, वो रिस्क अवेयर होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईटी की। एज अ आईटी डिपार्टमेंट आपको ये रिस्क कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करना है। अच्छा बोलो, इसमें अग्री या नॉट अग्री, एक ही बात करनी है हमें चैट बॉक्स में। इन्वेस्टिंग इन कंट्रोल्स डज नॉट रिड्यूस रिस्क, सही बात है या गलत बात है? आपने कंट्रोल लगा दिया, आपने समझ लो 1 करोड़ रुपए एंटीवायरस के पीछे लगा दिया, तो रिस्क कम हो जाएगा या नहीं होगा? अग्रीड, हो जाएगा कम रिस्क, कुछ तो कम होगा। कुछ तो कम होगा। हाँ, डिपेंड करता है आपने, खाली कम होगा। हाँ, वो खाली बस वो इंस्टॉलेशन कैसे किया है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ, मतलब क्योंकि डिपेंड प्रॉपर करता है, ऐसा ऑथेंटिकेशन कंफर्म तो करना नहीं पड़ेगा। है होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सारी बैंक के पास डीएलपी सॉल्यूशन है। अब आप अभी एक काम करो, लाइव में एक आधार कार्ड 100 आधार कार्ड्स का डेटा बाहर भेजो, कौन से बैंक में वो डेटा बाहर नहीं जाता है? अगर वो डेटा बाहर जा रहा है दैट मीन्स कि हमने कंट्रोल फॉर्मेलिटी के लिए लगाया। अच्छा, एक और एग्जांपल, हमने फायरवॉल में इंडिया और यूएसए अलाउ किया है, क्यों? क्योंकि हमारा जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाता है, ठीक है। अगेन कंट्रोल फॉर्मेलिटी के लिए लगाया। एक और एग्जांपल, ऐसे बैंक में ऐसे लोग हैं जो हमेशा फुल इंटरनेट ही यूज करते हैं, वो सुबह आके पहले फुल इंटरनेट का रूल बनाएगा, फिर बाकी सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, ठीक है। क्योंकि वो उसको लगता है उसको जरूरत है, वो उसकी बिलीव है, वो सच में जरूरत है या नहीं मैं मेरे को नहीं पता, उसको लगता है उसको फुल इंटरनेट चाहिए। अच्छा, आपको लगता है मेरी डेजिग्नेशन इतनी बड़ी है, मैं थोड़ी स्टैंडर्ड वापरूंगा, मैं तो एडमिन के सिवा बात ही नहीं करता हूँ, ठीक है। सो चलो, जो भी है रिस्क, वो आपको ये देखना है कि उसके सामने जो कंट्रोल लगाया है वो इफेक्टिव है या नहीं। खाली कंट्रोल खरीदने से कोई रिस्क कम नहीं होता है,
ठीक है, वो सच में वो कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं वो देखो। तो आज अगर आपके रिस्क रजिस्टर में एक पॉइंट है कि पीआईआई डेटा बैंक के बाहर जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को अफेक्ट होगा, तो आप अगर उसमें ये लिख देते हो ना कि भाई मैंने तो डीएलपी सॉल्यूशन ले लिया, मेरे एंटीवायरस में डीएलपी का फीचर है, तो वो कंप्लाई नहीं होता है। वो आपको पता है, वो भले आप उसमें लिख देते हो वो अलग बात है, आपको पता है रिस्क जरा भी कम नहीं हुआ है। आज भी मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा बैंक में जितने भी आधार कार्ड्स है उसको अभी ईमेल कर सकता हूँ और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल्स आर इफेक्टिव और नॉट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और ना कि बस ठीक है वो मैनेजमेंट से पीछे पड़ के खर्चा अप्रूव करवा दिया, डीएलपी सॉल्यूशन लगवा दिया, आरबीआई ने मांगा स्नैपशॉट दे दिया, ऑडिटर ने मांगा स्नैपशॉट दे दिया। ठीक है, सो आप वो अल्टीमेटली कोई भी चीज में क्या इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क कम नहीं होता है, वो कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं वो देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्क एंड पैच मैनेजमेंट को क्लोज एक लास्ट 2 स्लाइड्स है को रिलेट करते हैं। पैचिंग ऑल सिस्टम्स मैन्युअली, इसमें क्या रिस्क है, आपको ही नहीं पता है कौन सी सिस्टम पैच हुई या कौन सी नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन है वैसे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि भाई सीबीएस वाली सिस्टम में 0 इंटरनेट है उसको पैच नहीं करूंगा, दूसरी सिस्टम है जहां पर इंटरनेट है उसको पैच करूंगा। ठीक है, तो आपने चलो कोई बात नहीं इंटरनेट से आने वाले अटैक को तो अटका दिया, लेकिन वैसे अटैक का क्या जो लेटरली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने वाला है, ये रिस्क आप रिस्क रजिस्टर में ले लो, कोई बात नहीं आप मत करो पैच विदाउट इंटरनेट वाली सिस्टम को। ठीक है, फिर आप हर सिस्टम को ऑटोमेटेड पैचिंग कर दो, बोले यही बेस्ट तरीका दिखता है मेरे को। समझ लो आपने ऑटोमेटेड पैचिंग कर दिया, वो ऑटोमेटेड पैचिंग टूल में टेस्टिंग का पैच का फैसिलिटी है, हमने टेस्ट नहीं किया सीधा पैच लगा दिया, जैसे आया लगा दिया, जैसे पैच आया ऑटोमेटेड अप्लाई। कोई ना कोई दिन आएगा जब वो सीधा अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने अनटेस्टेड पैचेस को पूरे बैंक में स्प्रेड होने दिया है। तो अब आप बोलोगे तो कुछ भी काम करो रिस्क तो है ही, तो बस वो तो वही बात है ना, वो आप कंट्रोल्स कोई भी लगाओ, हर कंट्रोल हर काम में रिस्क है, आप कम से कम रिस्क लेके कैसे काम कर सकते हो उसकी बात है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटेड टूल लगाने से रिस्क 0 हो जाता है, रिस्क उसमें भी है लेकिन अदर ऑप्शन से कम है। ओके, रिस्क ऑफ डीमार्क, इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, इसका हमारे पास सेपरेट वेबिनार है, इसका लिंक दिया हुआ है। बाकी मैं आपको खाली उतना ये 3 वर्ड्स बता दूं कि अगर आपने डीमार्क नन पे रखा है तो आप हाईएस्ट रिस्क मान लो, क्वारंटाइन पे रखा है तो मीडियम रिस्क है, रिजेक्ट पे रखा है तो लोएस्ट रिस्क है। एज अ सीसो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि भाई वो वेंडर का सपोर्ट नहीं है या फॉर वॉट एवर रीजंस आप डीमार्क की वैल्यूज को नहीं बदल सकते हो, तो कोई बात नहीं, रिस्क रजिस्टर में लिख दो कि ये होना चाहिए, इसमें ये फिशिंग मेल जाएगा हमारे डोमेन से, वो रिस्क है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा रिस्क सीसो को यही नहीं पता है कि भाई मेरे पास 10 डोमेन है तो 10 के 10 में डीमार्क करना है। ठीक है, तो सीसो के पास नॉलेज नहीं होना वो भी एक रिस्क है। चलो अभी एक लास्ट 2 स्लाइड्स, हमारा नॉलेज सेशन तो पूरा हो गया है। कोई कोई मेरे को पूछते हैं कि भाई और कितनी एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो ये जवाब है उसका। ठीक है, वो हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है, वो जैसे हम रिस्क कल्चर बनाते हैं, हमारे यहाँ कंफर्ट जोन का कल्चर ही नहीं है। फिर भले वो ओनर हो या एम्प्लॉय हो, सबको भागना ही पड़ता है। ओके, और लास्टली हमें एक गुड न्यूज शेयर करनी है कि हम लोग 31 जनवरी और 1 फेब में थाईलैंड में एक एग्जीबिशन है, उसमें साइबर सेक एशिया, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो हम लोग भी जैसे हैकर नेटवर्क में लेटरली मूव होता है, वैसे हम एशिया में लेटरली मूव होते जा रहे हैं। वो सिंगापुर में सक्सेसफुल एग्जीबिशन के बाद अभी ये थाईलैंड में एग्जीबिशन है, बाकी अप्रैल में तो है ही दुबई में। ओके, ओपन फॉर क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। बिना अभी कमेंट जहाँ आ रही है, हाँ हाँ, वो एक कमेंट है कि भाई फायरवॉल रूल सेट किया है,
एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन यूज करता है तो रिस्क क्या है? देखो, आप फायरवॉल में आपने समझ लो कोई XYZ वेबसाइट अलाउ किया, आप जब वेबसाइट एक्सेस करने जाते हो तो सारी मॉडर्न वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट वगैरह सब रहता है। अटैक के चांसेस तो है ही, जीरो रिस्क वाली तो कोई भी वेबसाइट हो नहीं सकती है। अब वो जावास्क्रिप्ट्स वगैरह या फिर जो भी जावा एप्लेट्स और वो सब के एग्जीक्यूशन के चांसेस तब सबसे ज्यादा है जब आप एडमिन एज अ एडमिन यूजर एक्सेस करते हो। अगर आप एज अ स्टैंडर्ड यूजर एक्सेस करते हो तो वो रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है या फिर कंपेयर्ड टू एडमिन और कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए आरबीआई ने वो एडवाइजरी में बोला है कि आपको अगर इंटरनेट यूज करना है तो आप एज अ स्टैंडर्ड यूजर करो, आप एडमिन मत करो। क्योंकि आप यूजर का देखो, विंडोज में आप स्टैंडर्ड से लॉगिन करो या एडमिन से लॉगिन करो, इंटरनेट एक्सेस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फिर आप सेफेस्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करोगे ना, तो आप स्टैंडर्ड से ही लॉगिन करोगे। अब जिस किसी को कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, वो अपने शुरुआत करते हैं। वैसे भी थोड़ा टाइम भी 1.5 घंटा हो गया है, तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो अपने क्विज से शुरुआत करते हैं। तो क्विज के बाद अगर क्वेश्चन करना है तो वो लास्ट में करते हैं बिना अपने। तो ओके, सो क्विज स्टार्ट करने से पहले ये पूछो ना, कुछ खास लोग हैं, हाँ ये कुछ खास लोग हैं जिन्होंने क्या ऐसे नाम सेट किए लास्ट क्विज में। ठीक है, अब देखो आपने ऐसे नाम सेट तो कर दिए, अब हमें जब समझ लो 10 क्विज के बाद जब हमें पॉइंट का टोटल करना होगा, तब आप ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए कि